ध्यान है, कोई नहीं हॉटस्पॉट नहीं चलाएगा यहाँ, ओनली हॉटस्पॉट चलेगा। एयरपोर्ट। देखो आज हम लोग फिजिक्स में हैं, इसके पीछे वाला लेक्चर यदि देखे हैं तो ये समझ में आएगा, और नहीं अगर लेक्चर समझे हैं तो समझ रहे हैं आपका माइंड फ्रैक्चर कर देगा, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा। तो दिमाग में डाल लीजिए, हम लोग पीछे वाला क्लास में बताए थे आवेश का आयतन घनत्व, और अभी आयतन घनत्व नहीं बताए, वो बताना ही था। आवेश का रैखिक घनत्व बताए थे जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व जिसको सिग्मा, और अब हम लोग लास्ट को जो बढ़ रहे हैं वो क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। ध्यान देना बउआ, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, सॉरी आवेश का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व। अच्छा आप लोग को हम कल जब नीचे बैठे हुए थे बैठ करके अपना हम कर रहे थे भोजनालय, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो हम देख रहे थे केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो हमें लगता था कि जो बंदा केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और जो हमसे पहले पढ़े थे उनके माइंड में मेरा फिगर आना चाहिए जरूर, क्योंकि जो भी बात पढ़ रहे थे मैं पढ़ाया हुआ था जी। मतलब मैं यही कहता हूं कि जो भी बेसिक जो भी टीचर पढ़ाए वो हमारे वाला बेसिक से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, वो बेसिक मेरा है तो है, समझे। और एक चीज और पता है, जब आप लोग को बेसिक पता है तो टू द पॉइंट सिलेबस में जाइए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट जाइए सिलेबस में। चलिए सर ये सब बेसिक हम जानते हैं, अणु एटम से बनता है, हम लोग को पता है, समझ रहे हैं। अणु भी दो प्रकार के थे, एलिमेंट्री अणु, कंपाउंड, माने कंपाउंड मोलकूल। तो आप 11th वाला देखिए ना जहाँ पढ़ाए आप लोग, तो सब समझिए, पढ़िए मन लगा करके, हो जाएगा क्लियर सब। बेसिक बस करवा दिया गया है, उस पर आप लोग को अगला पोत देना है। आवेश का आयतन घनत्व का मतलब होता है कि यदि कोई 3D है, 3D का मतलब अगर हम कोई घनाभ ले लें या घन ले लें, ऐसे एक्चुअली में इसको आप घनाभ मानिएगा, क्या मानिएगा, घनाभ। तो घनाभ में होता है ये अगर लेंथ हो गया तो क्या मान लिया मैं, घनाभ जो है 3D है, घनाभ क्या है 3D वाइड। ये होता है बेटा 3D, 3D का मतलब इसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये भी क्या है लंबाई, क्या है, ये हो गया चौड़ाई, ये क्या हो गया मेरा चौड़ाई, और ये हो गया मेरा हाइट। यदि आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। यदि इसका लंबाई 2 मीटर मान लेते हैं, क्या मीटर, 2 मीटर, और ये मान लेते हैं 1 मीटर, और ये मान लिए 3 मीटर, तो लेंथ हो गया 2 मीटर गुना 2 मीटर ना। चलो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ इसका, ध्यान से समझना, सही विद्यार्थी समझेंगे। वॉल्यूम लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई कितना है 1 मीटर है, और मल्टीप्लाई हाइट कितना है 3 मीटर, 3 गुना 6 मीटर के क्यूब हो जाएगा ना, मीटर के। मान लेते हैं कि इसका आयतन 6 मीटर क्यूब है, और टोटल पर जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है। टोटल पर आवेश कितना है, डेल्टा क्यू, टोटल पर आवेश। और इसके वॉल्यूम को आप 6 मीटर क्यूब नहीं मान करके डेल्टा भी मानो ना। तो चूंकि वॉल्यूम, चूंकि देखो लिखेंगे कि चूंकि चालक का जो आयतन है, चालक का आयतन ऐसे लिखते हैं, सॉरी, डेल्टा भी आयतन वाले चालक पर, डेल्टा भी आयतन वाले चालक पर प्रेजेंट चार्ज, प्रेजेंट चार्ज, ध्यान दीजिएगा कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू, तो एकांक आयतन मतलब इतना दूर की हम बात कर लें, तो इतना दूर में होगा डेल्टा क्यू डेल्टा भी, इसी को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो का मतलब होता है, रोना नहीं है, रो का मतलब होता है आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर कोई भी बंदा पूछे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, आवेश का वितरण पढ़ा, तो जी पढ़े हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग 3 फॉर्म में करते हैं, 3 रूपों में करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल से हम आप लोग को आवेश का रैखिक घनत्व बताए थे, 2 डायमेंशनल से आवेश का पृष्ठीय घनत्व, 3 डायमेंशनल से आयतन। तो आवेश का आयतन घनत्व का डेफिनेशन सुन लीजिए। आवेश का आयतन घनत्व का डेफिनेशन कहता है कि किसी भी चालक के एकांक आयतन पर इतना दूर कितना आवेश है, इतना दूर आवेश है कितना, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा v, इतना आवेश है यहाँ पे। तो किसी भी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं आवेश का आयतन, उसको सूचित करते हैं रो से। फार्मूला रो बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा v, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा v। मेरा सिलेबस स्टार्ट है, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे आप अनजान हैं, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उससे आप क्या है, अनजान। रियल में ए है,
स्टार्ट का मतलब बोले स्टार्ट है कि ना है, वो हम पकड़ेंगे कैसे? जब स्टार्ट होगा तो बात हमको नहीं पता होगा। समझ रहे ना? बिल्कुल मेरा सिलेबस स्टार्ट है, जाकर के आप किताब देख सकते हैं। तो रो बराबर हो गया डेल्टा टू डेल्टा भी। यहाँ से मैं ऐसा यूनिट आपको निकाल दूंगा, ऐसा यूनिट ऑफ रो। रो का ऐसा यूनिट मतलब आवेश के आयतन घनत्व का मात्रा। तो क्या होगा? आवेश का ऐसा मतलब कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, निकल गया कूलम प्रति। बोलो सही है? यस सर। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन माने होता है कोई चीज बीमा। तो पहला का बीमा बोलो 80। सभी लोग समझिए, पीछे विद्यार्थी देखना है। यस सर। याद करना है छोटी। आवेश का बीमा 80 और वॉल्यूम का बीमा बोलो L क्यूब, तो L इनवर्स 380। ये हो गया डायमेंशन। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें और ये सब पूछता है तो पूरा बात आप समझ जाएंगे कि आवेश का आयतन घनत्व को रो से सूचित करेंगे। रो का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बटा डेल्टा भी होगा और इसका ऐसा मात्रा कूलम प्रति मीटर क्यूब होगा। कहीं कोई पूछ सकता है एग्जाम में। ये पढ़ा देंगे, उसके बाद 2 टॉपिक और रह जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग पॉज करना, उसके बाद आप लोग नोट कर देना। चलो सही कर पा रहे ध्यान। चलो ध्यान देना। अब हम लोग आवेश का जो वितरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो आपको कर देगा, तो आप बता सकते हैं। अब जो ध्यान देना चाहिए, अब जो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज आपसे प्रश्न कर देगा, क्वेश्चन कर देगा कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मतलब द्रव्यमान और आवेश में अंतर, द्रव्यमान और आवेश के बीच अंतर, दिमाग में आप बैठा लीजिए। द्रव्यमान और आवेश के बीच में अंतर आपको वहां पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है? देखो, विद्यार्थी पढ़ने वाला जो होता है वह डकैती करता है और जो ना पढ़े वाला तो चोरी करता है। दोनों की बात है। डकैती का मतलब दिमाग से, टीचर रोजे पढ़ी रहेगा, सब लिख देगा, तो डकैती हो गया। समझ रहे? चोर बन आएगा टीचर में चोर कर देगा। मौसम द्रव्यमान और आवेश के बीच में क्या है? अंतर। तो अंतर हमको लिखना है, तो ध्यान देना। एक तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? मास नहीं, सबसे पहले चार्ज कर दो। क्या कर दो? चार्ज। और एक तरफ मास कर दो। ऐसा ही विद्यार्थी समझेंगे क्या अंतर है। चलो ए लड़का, चार्ज और क्या में? मास में अंतर। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। वहां द्रव्यमान की जगह अगर मात्रा आपको दे दे, ऐसे दे देगा कि आवेश और मात्रा के बीच अंतर। अभी न समझना, मात्रा माने मात्रक समझ लेंगे। आवेश और मात्रक में क्या अंतर हो सकता है? मात्रा का मतलब वही द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है? तो आवेश मतलब चार्ज और द्रव्यमान मतलब मास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान देना। कभी आप ऐसा सुने हैं कि जो व्यक्ति होगा, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन मतलब व्यक्ति, या कोई भी बॉडी हो, बॉडी मतलब कोई वस्तु या पिंड, उसका जो मास होगा, उसका मास हमेशा किसी न किसी के गुणज या किसी के हमेशा मल्टीपल ऐसा होता है। ध्यान से समझिए, मास किसी भी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। जैसे मास किसी व्यक्ति को मतलब 40 kg 300 ग्राम भी हो सकता है। 40 किलो 300 ग्राम। किसको किसी का मास 45 kg भी, 55 kg भी, या 55 kg 2 ग्राम इस भी हो सकता है। सर मास पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब वहां पर रिस्ट्रिक्शन जिसको आप बोलते हैं प्रतिबंध है, कुछ नहीं है। लेकिन चार्ज पर रिस्ट्रिक्शन है कि चार्ज का मान कुछ भी नहीं हो सकता है। चार्ज का मान हमेशा E का गुणज होगा। E का गुणज। अच्छा, मगर आपसे सवाल करें कि क्या चार्ज का A मान हो सकता है? आवेश का मान संभव है? आवेश का मान संभव है? ये संभव ही नहीं है। अगर कोई बोले कि देखो बाबू Q बराबर 7.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश का मान हमेशा E के गुणज होता है। E के गुणज। E का गुणज मतलब E क्या है? E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी का गुणज। गुणज मतलब इसके पहाड़। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 25 80 चल गया। नहीं। तो एक चीज का जो गुणज रहेगा, जैसे इसका गुणज 3.2 है कि नहीं है? इसका गुणज 4.8 है कि नहीं है? तो आवेश का मान ये सब होगा, लेकिन ये सब नहीं होगा। तो मतलब क्या है? आवेश पर रिस्ट्रिक्शन है, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि आवेश क्वांटमीकृत होता है।
आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत का मतलब आवेश का मान हमेशा ई के पूर्णांक गुणज होता है। ई के क्या होता है? याद रखिएगा, समझे पहला? यस सर। आवेश का मान ई के पूर्णांक गुणज होता है, उसी को ना क्वांटिमीकरण बोले थे। मतलब आवेश क्वांटमीकृत होता है, लेकिन इधर चलेंगे मतलब मास क्वांटमीकृत नहीं होता। मास क्वांटमीकृत नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है मास क्वांटमीकृत नहीं होता। ऐसा है का रिस्ट्रिक्शन मास में कि जब थोड़ा द्रव्यमान है तो एक गुणजे रहता है, ऐसा थोड़े ना, हमें कुछ भी हो सकता है। तो मास जो आवेश में होता है क्वांटमीकृत होगा, लेकिन मास क्वांटमीकृत नहीं होगा। अगला आप याद रखिए, अगला बात हम समझें। जो भी बात है पूरी बात को डिटेल में समझना है। आवेश और मास में आप लोगों को क्या बता रहे थे हम? अंतर। तो पहला अंतर आप क्या जाने बोलो? आवेश क्वांटमीकृत होगा, मास क्वांटमीकृत नहीं होगा। एक चीज और आपको जो मैं बता रहा हूं अंतर, सबसे बढ़िया अंतर ध्यान देना, आवेश और किसमें? द्रव्यमान। तो ध्यान देना क्या होता है आवेश और द्रव्यमान में। अगला अंतर, ये जो आपका चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है, चार्ज पर स्पीड का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पीड का प्रभाव नहीं पड़ता है। चार्ज पर स्पीड का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मास पर स्पीड का प्रभाव पड़ता है। मास पर स्पीड का प्रभाव पड़ता है। स्पीड का प्रभाव पड़ता है। दिमाग में रख लीजिए कि इस पर स्पीड का प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई बॉडी या हमरे है, मास मान लीजिए जो भी मास मेरा हो, लेकिन जब हम दौड़ जाएंगे, जब मेरे अंदर स्पीड आ जाएगी तो मास मेरा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? बॉडी का मास बदल भी सकता है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर। स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम फास्ट दौड़ने लगे तो मेरा मास और कुछ हो जाएगा। तो दिमाग में रख लीजिए, अगर किसी महान का ये मानना है कि स्पीड होने से मास कम जाता है, या चलो आप ही के बाद कम गया ना जी, कम गया ना, मतलब मास पर स्पीड पर का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा, लेकिन चार्ज पर नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई बॉडी जिस पर 2 कूलम आवेश हो, उसको लेकर आप जितना स्पीड में दौड़िए, वो 2 कूलम से 4 कूलम थोड़े ना होगा, 2 कूलम रहेगा। तो ध्यान में रखिए, माइंड में बैठा लीजिए, चार्ज पर स्पीड का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मास पर स्पीड का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए। अगला जो हम अंतर आप लोग को निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया अंतर जो हम लोग को दिमाग से उतरा हुआ है, मेरा दिमाग से, लेकिन अंतर की कमी नहीं है, बहुत हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश क्वांटमीकृत होगा लेकिन मास नहीं होगा। अगला बताए कि चार्ज पर स्पीड का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पर स्पीड का प्रभाव पड़ेगा। अगला बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो चार्ज है, चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज से रिलेटेड जो नियम हम लोग को दिया गया है उसको बोलते हैं कूलम का नियम। कौन सा नियम? कूलम का नियम। बोलते नहीं बोलते? चार्ज से मतलब आवेश से संबंधित नियम को कूलम का नियम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मास से जो रिलेटेड है नियम, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम। मास से रिलेटेड, मास से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन। कौन दिया था? न्यूटन। तो अगला अंतर हम ये भी बना सकते हैं, ध्यान देना। अगला अंतर हम बना सकते हैं, ध्यान देना। देखो क्या मैं दे सकता हूँ। अच्छा, एक चीज, हाँ, सबसे बढ़िया अंतर मैं आपको जो बताने वाला था वो आ गया दिमाग में, लेकिन मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। वो आ गया माइंड में, ठीक ना? लिख दिया, आ गया माइंड, आ गया। सर अगला जो बात है समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैंने क्या बता रहा था? अंतर आप लिख सकते हैं, चार्ज से संबंधित नियम, यानी चार्ज से रिलेटेड नियम को कूलम्ब लॉ कहते हैं। बोलो, कूलम्ब लॉ कहते हैं कि नहीं कहते? कूलम्ब लॉ कहते हैं। देखिए, ये आपको मैं समझा दिया। अच्छा, इधर अगर चलूं तो बताओ, मास से जो रिलेटेड नियम है, रिलेटेड मतलब होता है संबंधित, तो मास से रिलेटेड नियम को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। कितना ला? यस सर, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है सर। ये हो गया अंतर। अंतर समझिए, कोई भी पूछ सकता है। अगला बात आपको समझना है। अगला बात क्या है? आवेश का मान देखे हैं, मैंने वाला बोल रहा है। आवेश का मान प्लसों में हो सकता है। कभी सुना है मास निगेटिव होता है? मास निगेटिव हो सकता है? नहीं सर। अगर कोई बोले कि हमारा मास बहुत बढ़िया है, माइनस में 75 kg है, लेकिन कांटा में प्रॉब्लम होता है। जिस कांटा में तुम चढ़ा होगा, वो कांटा के घुमावल होगा, कुछ उल्टी घुमर होगा, इसलिए निगेटिव आ गया। निगेटिव कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं। भले शिवानी एक दिन जो खाई, अपना वजन करवाई, तो उसका वजन आ गया माइनस में 25 kg।
हम गली बाप इसका ठीक लफड़ा फेफड़ा सब है नहीं सिक्योरिटी खाली उसको खड़ा कर दिया गया इस पर। जी सर। तो याद रखना मास होगा, ध्यान से देखो चार्ज धनात्मक, चार्ज जो है धनात्मक, चार्ज धनात्मक मतलब पॉजिटिव एवं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव दोनों होता है, दोनों होता है। ये अंतर समझ रहे हैं? यस सर। चलो चौथा, मास हमेशा क्या होता है? धनात्मक, हमेशा धनात्मक अपोजिट में पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में डाल दीजिए। तो समझ में आ रही है? यस सर। चलो ये आपको डिफरेंस, एक और डिफरेंस जब बता देंगे इस चैप्टर स्वाव हो जाएगा, एक और डिफरेंस चलेगा और डिफरेंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी चलेगी। तो बस आप इतना याद हुआ। अगर हम आपसे पूछें, चला अगर मैं आपसे पूछें कि आप आवेश और जो मात्रा जो मैं बता रहा हूँ, मतलब चार्ज और मास में कुछ इक्विलिटी बता सकते हैं? ये तो डिफरेंस है। समानता बता सकते हैं? तो देखो मेरे ख्याल से जो समानताएं हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये अदिश है तो वो भी अदिश है, अदिश राशि दोनों है। समानता याद रख लीजिए, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी तो मास भी स्केलर क्वांटिटी हुआ। बस हमारा ख्याल से ही हुआ। अच्छा, बाकी सब डिफरेंस से हमारा ख्याल से आता है। अगर किन्हीं को आता होगा तो कमेंट में बोलिएगा, ठीक ना? लेकिन हमारा ख्याल से ही है कि दोनों के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दोनों के दोनों क्या है? अगर एक में अगर कोई ये बोल दे कि ए एडिटिव होता है और ए भी क्या होता है? एडिटिव, तो आप बहुत बड़ा बात नहीं कहती हैं, तो क्या पहले स्केलर कर दिए। अच्छा, स्केलर एडिटिव होता है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इक्विलिटी एगो मैं बता रहा हूँ। और कौन सा इक्विलिटी है? कोई इक्विलिटी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। चलो तो अब आप लोग पास करेंगे तो नोट करो, 2500 ले लीजिए। दिवाली का एक ऐसा बात है तब 2500 की जगह हम 3000 दीजिए, लेकिन हमारा रिजल्ट 75 नंबर आना चाहिए 70 में, ठीक ना? वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। अब हम आगे बात करें, ध्यान देना। अगला जो है एक और डिफरेंस बन जाता है, बस एफी एंड एफजी में अंतर। एफी और एफजी में अंतर, एक में जितना भी मार्क कम पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना? याद रखना क्या है, समझिए। एफी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सही विद्यार्थी पीछे से गुनगुनाएंगे या गुनगुनाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युत की बल, स्थिर वैद्युत की बल। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। और एफजी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दिमाग में डाल दीजिए, यही पूछता है आपसे। यस सर। कि स्थिर वैद्युत की बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में अंतर स्पष्ट करें। क्या लिखना है? एकदम अंतर स्पष्ट कर दे। चला तू खाली हमारा पर ध्यान दिया है यहाँ पर। हाँ, बात नोटिस करना, एकदम सारा बात आपको हम बता देंगे, पूरी बात समझिए। चलिए थोड़ा सा सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार है तो, ठीक है? चलो मेहनत करिएगा तो रंग लाएगा, और आप लोग को भी हम बता रहे हैं, समझ रहे? इसलिए थोड़ा सा तो संघर्ष करे पड़ते। अब बिना संघर्ष के रुपया अगर आ गया आप लोग के पास तो ढेर को तो खाने का आदत हो जाता है हराम के, उसको अच्छा लगता है खाने में। यस सर। जो खुददार इंसान होता है ना, वो खाता तो जरूर है लेकिन उसको लगता है कि अरे यार हमें पैसा नहीं है, कब तक खिलाएगा ये? कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देता है, लोगों को कह देता है कुछ ना हो तो बोली है, लेकिन जब अगर जरूरत पड़े तो ना हो, दिमाग में बैठा लीजिए। यस सर। कहने के लिए बहुत कुछ कह देता है लोग कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम है ना, हम है ना। अच्छा दिक्कत होगा तो ना, अरे कई लोग आए हैं जो कि बोलते हैं कोई दिक्कत इधर कोई खोखता उगता का, खोखेला तो माने कर करो, सर्दी है मौसम से होता है सब खोखेगा। जी सर। अच्छा वो आदमी खोख देता है तब हम फोन करते कहाँ दीदी कि हम वही बात CNG के गैस लगे ऊपर हम खोखे में खोख। किसी पर बिलीव नहीं करना, अगर कोई भी बात तो अपने आप पर। यस सर। समझो सब दुनिया जो है कहता है, गाना गाता है बेवफा, दुनिया बेवफा है, सब छोटा आदमी है, ध्यान देना। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत की बात थोड़ा सा समझना। अगर दो चार्ज को कुछ दूरी पर रख देते हैं बहुआहार दूरी पर, ठीक है?
अब स्टार्ट हो गया। यस सर। दो चार्ज को यदि कुछ दूरी पर रख देते हैं जैसे r दूरी पर, तो दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूला बताए थे K × Q1 Q2 बटा बताए थे। यस सर। K क्या है? K है कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट, ध्यान देना छोटी, कूलम का नियतांक है K का वैल्यू बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू बताए थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोलो सही है? यस सर। जिनको पीछे वाला क्लास सही है उनको सब सही है सर। एक आध क्लास छोड़ के देखिए तो उसको और सही हो जाएगा। यस सर। छोड़ के देखो, एक क्लास कल नहीं आओ, उसके बाद जो अगला दिन क्लास होगी उसको आपको पीछे वाला भी सब क्लियर हो जाएगा। यस सर। वो सब साफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मतलब। अच्छा बताओ छोटी, अगर मैं कहूं कि मैं एक समीकरण लिखा x बराबर y² + 2 बस इतना लिखा, छोटा सा एग्जांपल। बताओ x का मान किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि x के फार्मूला में y है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस पर डिपेंड करेगा? तो आवेश पर, दूरी पर, कांस्टेंट पर नहीं रे बाबा, वो चेंज होता है। ओकर वैल्यू इतना है तो है, चेंज आप आवेश को न कर सकते हैं या दूरी को कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर। ये दिमाग में आप डाल दीजिए, किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। हमारा कितना मास है, ये मास को नहीं पूछता है, ये पूछता है कि तोरा पर कितना चार्ज है। स्थिर वैद्युतीय बल आपसे पूछेगा कि आप कितना वजन है, उससे मतलब नहीं है, आप पर कितना आवेश है उससे मतलब है। अब आइए थोड़ा सा, अगर दो पिंड ले लिए, दो पिंड नंबर A और पिंड नंबर B, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। यदि दो पिंड जिसका कुछ मास हो कुछ दूरी पर रख दीजिए, r दूरी पर, यहाँ पर ओनली आपको अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। G काम करेगा Fg, और Fg का फॉर्मूला याद रखें, कैपिटल G m1 m2 बटा r। Fg का सूत्र है। ये G होता है गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत की बल, स्थिर वैद्युत की कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत की नियतांक भी कह सकते हैं, कूलम नियतांक भी कह सकते हैं। लॉजिक लगा, सोचो, मेमोरी पावर को थोड़ा सा खींच। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहीं से भी सवाल दाग सकता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं छोटी। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा। जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी के स्क्वायर होता है, तब होता है, इसका मान कहीं चेंज नहीं होता। तो कैपिटल जी को क्या बोल देंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है कहीं पर भी नहीं, चाहे कहीं रहो उसका वैल्यू यही होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है? अच्छा तो बताओ, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला में देखें तो कहीं चार्ज लगित होगा, ये मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मास पर। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा पर कितना चार्ज है डिपेंड नहीं करता है, तोर कितना मास है वही पर डिपेंड करता है। और कहता है कि तोरा मास कितना पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज कितना में तोरा पूरा मतलब है। यस सर। तो ये अंतर तो का पता चलिए गया। स्थिर वैद्युत की बल आवेश पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये क्लियर है? स्थिर वैद्युत की बल किस पर निर्भर करेगा? चार्ज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। यहाँ तक सही है? यस सर। दिमाग में डाल दीजिए, ये अंतर हो गया। और याद करने वाला जो चीज है छोटी, मैं आपको बोल रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू आप दिमाग में रखिए, जिसको आप कैपिटल जी कहते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू एकदम रहना चाहिए, कंठ में नहीं, निकलने में टाइम लगेगा, ओट पर, ताकि हवा आवे तो उड़ गए। हवा लगता है यहाँ से उड़ गया, समझ लें। अगर तेज धूप हो गया तो पिघल गया, समझ। कैपिटल जी के वैल्यू समझ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम नियतांक, कूलम नियतांक के को कहते हैं, के का वैल्यू 1/4 वैल्यू 9 × 10 के पावर। क्लियर है? यस सर। मात्रक तो नहीं याद करे पर आने तो निकाल ला, तो उतना एडवांस है तो निकाल सकता है ना। अरे मैं नहीं याद करूंगा तो निकालो जी सर, तो सन बोर्ड का पूरा ठीक है, जब टेंशन ना है। चलो आप पूरा याद कर लेना, ठीक है? आइए चले आगे। लॉजिकली चीजें तो पहले आप हमको अंतर की ओर चलेंगे।
तो अंतर देखो, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी सुन लेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा अंतर। इधर एफ ही लिखूंगा और इधर एफ सी, ठीक है? ठीक है, तो देखो पहला अंतर इसमें क्या बनेगा, एफ ही में एफ ही मतलब क्या होगा, स्थिर वैद्युत की बल, और ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण। अंतर सुनो, इसमें आकर्षण तथा विकर्षण दोनों होता है। स्थिर वैद्युत के बल में काय कि अगर प्लस रहा तो विकर्षण बल, प्लस रहा माइनस रहा तो आकर्षण बल, तो इसमें दोनों बल है ना। मतलब स्थिर वैद्युत की बल आकर्षण और विकर्षण से बना है, गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है। तो लिखेंगे पहले इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होता है, मैंने आकर्षण और विकर्षण दोनों। आप लोग लिख लेना, वीडियो भी देख लेगा, लिख लेगा, आज न तो फिर आएंगे नेक्स्ट डे तो लिखवाएंगे, टाइम को देखते हुए काम करना। गुरुत्वाकर्षण बल में इसमें सिर्फ क्या होता है, आकर्षण। इसमें सिर्फ क्या होता है, आकर्षण। दूसरा की बात करें, यह चार्ज पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, चार्ज पर, मतलब आवेश पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है। यह मास पर डिपेंड करता है, यह मास पर डिपेंड करता है, अगला समझिए। यह अपेक्षाकृत मजबूत बल है, अपेक्षाकृत मजबूत बल है, और यह अपेक्षाकृत दुर्बल बल है। अपेक्षाकृत मतलब एकरा और एकरा में जब कंपेयर करेगा तो ए स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बरियार है, स्ट्रॉन्ग है। क्या बोल रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक। एक चीज आप लोग याद रखेगा सभी विद्यार्थी, ये वाला बात आपको याद करने वाली चीजें हैं, याद रखना। देखो क्या समझिएगा, पूरी बातों को मैं बता देता हूँ। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। एक आई आके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन में ले लो और दोनों की दूरी आर है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, आर। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम, साइन माइनस होगा, यस सर। इस पर होगा -1 इतने ना, यस सर। तो बताओ इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, दूरी आर है, तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा या रिपल्शन लगेगा, ठीक ना। तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, क्या निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत की बल, तो कैसे निकालो, इस फार्मूला से, K × Q है, तो Q1 का काम इतना, Q2 का काम इतना, R का मान पता रहेगा तो पता रहेगा, नहीं तो R स्क्वायर रखेगा, तो आप स्थिर वैद्युत की बल निकालोगे। चलो उसके बाद अगर मैं कहूंगा कि दोनों के बीच में आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, Fg का मान, Fg का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए m1 m2, मतलब इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का होता है ना, है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है तो इसका ये मास उतना ही होगा। तो जब आप मास रख करके सोल्व करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा, मैं आपको सोल्व करने के एक आइडिया दूंगा। तो जानते हो क्या होता है, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकल के आएगा और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकल के आएगा, वह ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। जानते कितना बड़ा, 10 के पावर 42 गुना ज्यादा रहेगा। कितना गुना ज्यादा रहेगा, 42 गुना ही ज्यादा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे, उधर कर देना 10 के पावर 42 से गुना, बराबर हो जाएगा दोनों। सवाल करता जानते क्या, सवाल देखो क्या करेगा, पूरी बात समझिएगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, दो इलेक्ट्रॉनों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, तो उन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान के कितना गुना होता है, तो 10 के पावर 42 गुना ज्यादा होगा। अगर ये 2 न्यूटन आया है तो एक का आंसर है तो 2 गुना 10 के पावर 42 न्यूटन, समझ रहे हैं, 10 के पावर 42 मजबूत है ना जी, इसलिए उतना आता है। अब सवाल अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन, यदि दो इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, दो इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, तो दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत की बल, सबसे पहले क्या बोला, स्थिर वैद्युत की बल, नोटिस करना, दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। तब तो नहीं सोचना वो दो इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रखा है, कैसे कर रहे, दो इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं दूरी पर लगता कैसे, तो नहीं सोचना करी। सर बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर 42 गुना होगा दो इलेक्ट्रॉन के लिए। थोड़ा से पूछा स्थिर वैद्युत की बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात,
सबसे पहले स्थिर वैद्युत की बल बोला है, तो उसको ऊपर रखना है। अनुपात में दो चीज होता है, वो ऊपर है नीचे। तो जैसे पीछे बोला वो नीचे रहेगा, Fg नीचे रहेगा, तो Fg लटका देंगे गुना में, तो इधर भागा, उधर क्या बचा 10 के पावर, ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन में। ऑप्शन में रहेगा 10 के पावर 42, 10 के पावर -42, 10 के पावर 36, 10 के पावर -36। तो सोच रहे हैं अगर ये क्वेश्चन हम कर देते कि दो इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत की बल का अनुपात। अब ये उल्टा कर दिया ना जी, अब ये Fg ऊपर है, Fe नीचे, तो उलट दे भी हम 1/10 के पावर 1/10 के पावर 42, मतलब 10 के पावर -42। बोलो ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, दो इलेक्ट्रॉन के लिए। अगला बात समझिए, सही विद्यार्थी इस चीज को नोट करेंगे ध्यान से, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। जब हम वीडियो को अगर पॉज भी कर लेंगे तो आप ये सब चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी YouTube पे लगे हुए हैं वो वीडियो को पॉज कर करके नोट करेंगे। ध्यान रखना, या स्क्रीनशॉट मार लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट पर बिलीव नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लेगा वो फोटो ये में रह जाता है, दूसरा कॉपी में जाता है। यस सर। ध्यान रखना बाबू, समझे। अगर दो को प्रोटॉन को अगर आप कुछ दूरी पर रख दिए और रखने के बाद आप निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकलेगा चार्ज पर डिपेंड करता है, तो इस पर चार्ज, इसका चार्ज, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा, तो इसका मास और इसका मास होता है 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है ना, इसका मास होगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, कोई विद्यार्थी दूसरे में निकालेंगे कैसे, बस होगा आपके, हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो प्रोटॉन को कुछ दूरी पर रखा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, इससे ही जानते हैं कितना गुना रहेगा, 10 के पावर 36 गुना ज्यादा रहेगा। तो उधर कर देते 10 के पावर 36 गुना बराबर हो जाएगा, हो गया दो प्रोटॉन के लिए। और यदि दूगो न्यूट्रॉन पर जाएगा, न्यूट्रॉन को चार्ज होगा नहीं, पर यदि एक जगह इलेक्ट्रॉन है, एक जगह क्या रखते हैं प्रोटॉन, अब क्या होगा लड़ाई, एक तरह इलेक्ट्रॉन एक तरह क्या है प्रोटॉन। तो स्थिर वैद्युत की जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 39 गुना ज्यादा होगा, 39 ज्यादा होगा, तो इधर गुना करेंगे ना, मतलब समझ गए आप लोग। अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर कुछ दूरी पर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर 42 गुना ज्यादा, 10 के पावर 42 गुना ज्यादा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ दूरी पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से 10 के पावर 39 गुना ज्यादा है। यस सर। और प्रोटॉन के लिए 36 ज्यादा। बोलो सही है? यस सर। सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिएगा सही विद्यार्थी। क्वेश्चन करेगा, यदि दो प्रोटॉन को, आप ही लोग बताइएगा आंसर, जब दो प्रोटॉन को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, तो जैसे बोले कुछ दूरी पर, तो आर दूरी पर फरिया देना है, तो आर दूरी पर रख देना, ठीक है। ऐसे ही हाथे पर हम बुझा देना, ऐसे आर दूरी पर बोला गया, आगे बोल तब बोलते हो। स्थिर वैद्युत की बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बता। तो स्थिर वैद्युत के लिए दो प्रोटॉन के लिए बोल को है, तो दो प्रोटॉन के लिए बोल को, तो Fe बराबर 10 के पावर 36 गुना Fg हो गई, होगा ना। हाय Fg पूछ लटकावे ला कही थी, तो लटका दही, तो हो गई 10 के पावर 36। ले आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन सी हो, तो हो गया सी ये ज्यादा रहा है। तो दिमाग में डाल लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कर लेगा, वही ना करेगा जो सही में पकड़ रहा है, सब थोड़ा ना करेगा। सब कर देता तो 18 लाख विद्यार्थी पास डिवीजन से। पर सब समझ रहे होंगे तो ठीक है, ना समझ रहे तो और बढ़िया, ठीक है, पास कर देंगे इसको।